हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जहां से एक या दो क्वेश्चन तो गारंटेड बनना तय है। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी साइंस में सफल होना चाहते हैं तो इस टॉपिक को मिस मत करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कम समय में आपको एक या दो क्वेश्चन गेन जरूर करा देगी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के सारे कॉन्सेप्ट और साथ में जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उनको सारा रिवाइज कराऊंगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और ये मैं गारंटेड कहता हूं दोस्तों कि अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी साइंस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 1924 में जो डी ब्रॉगली साहब थे, उन्होंने बताया कि जो मैटर होते हैं वे डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह बिहेव करता है। ये जो कहने के पीछे उनका बेस था दोस्तों, वो था उनका नेचर लव सिमेट्री के आधार पर उन्होंने ये बात कही थी। नेचर लव सिमेट्री के आधार पर। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, ये 2021 का क्वेश्चन है। आप देखें इसे कि पढ़ें। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विथ फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन। पूछ रहा है कि मैटर वेव्स जो किसी फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके साथ जो वेव जुड़ा होता है यानी मैटर वेव जुड़ा होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे पॉइंट दिए गए हैं। चार्ज, मास, वेलोसिटी, स्पिन, स्टेट, मोमेंटम, किस पर डिपेंड करेगी। तो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ऐसे, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से चाहे कोई भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी साइंस में फ्रेम किया जाए, आप जरूर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, डी ब्रॉगली की समीकरण क्या है। डी ब्रॉगली इक्वेशन पूछा जा रहा है दोस्तों। डी ब्रॉगली इक्वेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पहले का, सन 2003 उनका ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे स्तर के आएंगे, क्योंकि ये मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दोस्तों, 1924 में डी ब्रॉगली साहब ने एक अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी मैटर पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो सभी क्या शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं डुअल नेचर? इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो रेडिएशन होती है वो डुअल नेचर शो करता है। इसी के बिहाफ पर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट ये दिया था। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो डी ब्रॉगली साहब थे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे। जब दुनिया में उहापोह मची हुई थी कि लाइट जो है मैटर है या पार्टिकल है या फिर वेव है, लाइट पार्टिकल है या वेव है, इसकी समझ नहीं आ रही थी लोगों को, उस समय उन्होंने ये अपना पोस्टुलेट दिया था, एक अपना परिकल्पना दिया था कि लाइट जो है एक एनर्जी का रूप है जो कभी-कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी-कभी वेव की तरह बिहेव करती है। और इसके पीछे कहने का जो उनका रीजन था, तो दोस्तों, वो था नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को सिमेट्री पसंद है, यानी कि जो चीजें बड़े रूप में अगर घटित हो रही है, वही घटना वही सिद्धांत के आधार पर छोटे स्तर पर भी घटित होने की 100% संभावना है। यही बात डी ब्रॉगली साहब ने 1924 में कहा था। ये उनकी परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, थ्योरी थी। लेकिन इसका प्रूफ जो है दोस्तों, वो डेविसन एंड जर्मर साहब ने मिलकर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसे वेरीफाई किया था इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन करा के। तो दोस्तों, उस समय अ, ये इनकी हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई और इसे ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया था। उनका कथन था दोस्तों कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है, यानी कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, जैसा कि हमारा रेडिएशन शो करता है। अगर रेडिएशन डुअल नेचर शो कर रहा है तो मैटर भी डुअल नेचर शो करता है, क्योंकि मैटर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर
एनर्जी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन साहब ने यही बात कही है कि E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप जानते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मेन फार्मूला और मेन कॉन्सेप्ट। यानी कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने बताया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करता है और पार्टिकल नेचर शो करता है। तो वेव, अच्छा सर ये बताइए कि वेव नेचर तो शो कर रहा है, तो वेव नेचर शो करने के पीछे वो कौन कौन सी फिनोमिना को शो करेगा? तो वो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को शो करेगा। ये पूछा भी जा सकता है दोस्तों। इंटरफेरेंस यानी कि इसको कहते हैं हम व्यतिकरण, डाइफ्रैक्शन को कहते हैं विवर्तन और पोलराइजेशन को कहते हैं ध्रुवण। और पार्टिकल नेचर अगर वो शो करता है तो वो ये 2-3 फेनोमेना शो करता है, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल नेचर के आधार पर ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों अगर लाइट और डुअल नेचर शो कर रहा है, तो डी ब्रॉगली साहब का कहना था कि मैटर भी डुअल नेचर शो करेगा, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। और उन्होंने कहा इसीलिए मैटर भी पार्टिकल नेचर शो करेगा, यानी उसके पास मास है, और मैटर वेव नेचर शो करेगा। और जब मैटर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होता है उसी को हम मैटर वेव कहते हैं। और उसी मैटर वेव को हम दूसरे शब्दों में डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। और उसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, उसी को हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है मैटर का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये सारी ड्यूट्रॉन हुए, इनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, अलग अलग सिनेरियो में इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों तो उसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर मैं एक अपडेट देना चाहूंगा, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली साहब ने कहा है कि जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, वो पार्टिकल के मोमेंटम के लीनियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों। और इस यही जो मोमेंटम होता है वो पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल जिसकी मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी लीनियर मोमेंटम क्या हो जाती है, mv हो जाती है। तो यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन अपडेट आती है लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। कब? जब m कांस्टेंट हो, और m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब v कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें, ये खास तौर पर डी ब्रॉगली, यही इक्वेशन है दोस्तों, एक मैटर पार्टिकल के लिए यही बात उन्होंने कही थी। अब हम बात करते हैं फोटॉन के लिए। फोटॉन की दोस्तों आप जानते होंगे कि फोटॉन की एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, hf, यानी कि f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है। इसी f को हम क्या लिखते हैं, c बाई लेमडा, यानी टोटल एनर्जी हो जाती है फोटॉन की hc बाई लेमडा। और यही लेमडा को हम कन्वर्ट कर देते हैं hc बाई e में। और हम जानते हैं दोस्तों, जो एनर्जी होती है फोटॉन की, वो प्रियंका चोपड़ा यानी कि P इंटू सी के बराबर होती है। और यही हम एनर्जी को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें लेमडा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन पी, जो कि फोटॉन के लिए भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि फोटॉन की जो वेवलेंथ आती है वो क्या होती है दोस्तों, h अपॉन पी होती है। ठीक है दोस्तों, फोटॉन की जो वेवलेंथ होती है वो h अपॉन पी होती है, जहां पे p क्या है, फोटॉन की मोमेंटम होती है। और ये मोमेंटम ऐसा मत समझिएगा कि mv के बराबर होती है। ये मोमेंटम जो होती है, जो ये मोमेंटम होती है e बाई सी के बराबर होती है। ये मोमेंटम जो होती है e बाई सी के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटॉन का, वो आप यहाँ से देख पाएंगे, फोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई के, यानी कि उसके टोटल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर आप देखें मैटर के लिए, अभी ये फोटॉन की बात हो रही है, फोटॉन के लिए जो एनर्जी होती है, फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, यानी कि वेवलेंथ जो होगा वो एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें मैटर के लिए, यानी किसी पार्टिकल के लिए, तो वो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv। और इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों h अपॉन p,
और मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी में जब लिखते हैं तो वो होता है अंडर रूट 2m के ई। यही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, यानी कि एच क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट हो जाएगा उस पार्टिकुलर पार्टिकल के लिए, टू कांस्टेंट है, तो जो वेवलेंथ होगा वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी किसी मैटर पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि फोटॉन की जो वेवलेंथ होती है वो उसके काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। दोस्तों अब हम अलग अलग सिनेरियो में देखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रख दिया जाए, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे ये हमारा चार्ज पार्टिकल था Q, इसे रेस्ट पर रख दिया गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी डायरेक्शन ये है। तो चार्ज पार्टिकल क्या है दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उसकी दिशा जो फोर्स लगेगी उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगी। और हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स इनिशियल में क्या था दोस्तों, रेस्ट पर था, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो जीरो थी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। और जो फाइनल मोमेंटम इस फोर्स के कारण चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो है, ये फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ये जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है दोस्तों वो क्या होता है, आप जानते होंगे F इक्वल्स टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यही F इंटू टी यहाँ हो जाएगा, यही हमारा फाइनल मोमेंटम आएगा। और ये जो फोर्स होता है उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल्स टू होता है दोस्तों QE। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर वो हो जाएगा Q इंटू ई। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा फाइनल मोमेंटम आएगा QET। QET जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फाइनल मोमेंटम है दोस्तों। यहाँ पर हम जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू होता है H अपान P, तो P की जगह अगर हम यही वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पर रखा गया है तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो H बाई QET होगी, जहां पर E क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दूसरा सिनेरियो हम देख रहे हैं दोस्तों, अगर उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, यानी कि उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल मोमेंटम उसकी मास m इंटू यू हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे pf माइनस पी आई, जहां पे pf क्या है फाइनल मोमेंटम, आई क्या है इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अभी बताए थे वो फोर्स इंटू टाइम के इक्वल होता है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पर, अगर कोई चार पार्टिकल है इस पर फोर्स कितना लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, Q इंटू ई, ये टाइम हो जाएगा। ये जो है इनिशियल मोमेंटम हम इधर लाएं तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है mu, तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा दोस्तों mu प्लस QET। बस वही अपने डी ब्रॉगली इक्वेशन में पुट कर देना है, लेमडा इक्वल्स टू H बाई P, और यहाँ से हम फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। ये रिजल्ट आपको याद कर लेने हैं, कई बार आप देखेंगे याद हो जाएगा और डायरेक्टली से क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। सिनेरियो 3 क्या है दोस्तों, देखिए अगर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए, अभी तो उसी की दिशा में प्रोजेक्ट किया जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तब क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्या होती है, दो पार्ट में टूट जाती है, यानी कि एक हो जाता है UI और दूसरा हो जाता है UX। ये UX पर क्या लग रहा है दोस्तों, फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, QE लग रहा है। अब इसी फोर्स के कारण दोस्तों इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम यहां से निकालिएगा दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है F बाई m, और F की वैल्यू कितनी लग रही है, Q इंटू ई, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों m। ये है दोस्तों एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन का कंपोनेंट।
पहले तो एक्सीलरेशन कितना था, पहले दोस्तों एक्सीलरेशन, पहले वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 था, फिर क्या हो गया, फिर यूएक्स हुआ है, यूएक्स हुआ है तो समय एक्सीलरेशन ये था, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यूएक्स माइनस 0, और ये हो जाएगा दोस्तों इंटू टी इक्वल्स टू ए एक्स, तो यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। ये दोस्तों आ गया हमारा यू एक्स की वैल्यू, यू आई इक्वल्स टू यू है जिस वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया गया था, यू एक्स ये आ गया। अब दोनों कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, और जिससे हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की निकाल लेंगे दोस्तों, अंडर रूट क्यू ई बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब बस इसे क्या कर देना है, डी ब्रॉगली की इक्वेशन एच बाई पी में पुट कर देना है, चूंकि एच अपॉन पी इक्वल्स टू होता है एम बी, तो एम और यू का वैल्यू जो है ये। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। यूपी टीजीटी साइंस अब इवॉल्व हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का पेपर दिया है, या किसी से आप पूछेंगे तो उन्होंने वो बता रहे हैं कि ये इस बार जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हुआ है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ न कुछ बदलाव लेकर आएगा। इस बार के यूपी टीजीटी साइंस में जरूर कुछ न कुछ बदलाव लाएगा, अपडेट करेगा, क्वेश्चंस को, लेवल को मेंटेन करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अगला जो हमारा सिनेरियो है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेलोसिटी यू वी के साथ, और उसी की दिशा में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेलोसिटी वी के साथ, तो क्या होगा दोस्तों, उस समय लेमडा जो वेवलेंथ जो इससे जुड़ेगी वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में प्रोजेक्ट किया जाए, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक है, यानी थीटा इक्वल टू 0 हो गया। हम जानते हैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया जाता है या मूव कराया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 0, तो नेट फोर्स उस पर क्या काम करेगा, 0, कोई फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। अगर कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल पर काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। और डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होता है वो एच अपॉन पी के बराबर होता है, यानी एच अपॉन एम भी के बराबर है। एम उस चार्ज पार्टिकल की कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो लेमडा भी क्या होगी दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगी। लेमडा भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी चार पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, तो नो चेंज will occur when a charged particle is projected in a magnetic field along the direction of magnetic field। तो दोस्तों सिनेरियो 5 हमारा जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है, इस केस में दोस्तों क्या होगा, इसका वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो इस चार्ज पार्टिकल से जुड़ा है उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो आप देखेंगे जो दोस्तों, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेता है, एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेता है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो उसे क्या जरूरी है, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आवश्यक होता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं करेगी। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड की जाती है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, जो कि होता है हमारा दोस्तों F इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जो होती है V और B के बीच में 90 डिग्री होती है, यानी कि F की वैल्यू हो जाती है क्यू वी बी। यही क्यू वी बी है जो उस चार्ज पार्टिकल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की यही फार्मूला होती है। ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, क्यू वी बी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। एक भी से एक भी कैंसिल करा दे, एम बी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी। देखिए एम बी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वो होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये हो जाएगा हमारा P इक्वल्स टू क्यू बी आर। तो हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स टू होता है H अपॉन P, तो यहाँ हो जाएगा H अपॉन क्यू बी आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये सारे केसेस हैं, मैं
आखिर में इनको पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, डिराइव करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को अपने पीडीएफ के रूप में बनाया और आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट और फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ कर सकें और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें अपने एग्ज़ाम में। ये दोस्तों जो सिनेरियो 6 है मेरे तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर यहाँ से फ्रेम होगा, डी ब्रॉगली क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा, तो उम्मीद है कि इस पार्ट से तो अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या टीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम हो दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को डेल्टा भी पोटेंशियल से क्या कर दें, एक्सीलरेट करा दें, उसे मूव करा दें, उसकी एक्सीलरेट करा दें, मूव करा दें, त्वरित करा दें, तो आप जानते हैं दोस्तों डेल्टा भी इक्वल्स टू होता है W/Q। अगर हम डेल्टा भी पोटेंशियल से किसी चार पार्टिकल को मूव कराते हैं, एक्सीलरेट कराते हैं, तो वो जो वर्क डन होता है वो स्टोर्ड होता है उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी के रूप में। वही क्या होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा भी। और हम जानते हैं अगर किसी मैटर पार्टिकल यानी कि किसी मैटर का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है H/P के बराबर होता है, यही H/P किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आप देख रहे हैं Q इंटू डेल्टा भी आप रख दीजिए तो हमें ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसे बहुत जबरदस्त है और इसी पर क्वेश्चन काफी बनते हैं। अभी मैं इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो पूछ देगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इतने पोटेंशियल 1000 वोल्ट के पोटेंशियल से उसे एक्सीलरेट कराया गया, तो उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेव जुड़ेगा, जो मैटर वेव जुड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालिए। तो आप फिर वही कैलकुलेशन करने जाएंगे, एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 × 10⁻34, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये सब रखने में, कैलकुलेशन करने में 5 मिनट से कम समय नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्रेशन बिल्कुल याद रखना है कि लैम्डा इक्वल्स टू होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट भी इंटू, ये क्या है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम, ये इसकी यूनिट है। लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट डेल्टा भी। इसी में आपको सीधे सीधे क्या रखना है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया जा रहा है डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ जो उससे जुड़ा होगा वो 12.27 अपॉन डेल्टा भी स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा भी, और ये एंगस्ट्रॉम में मेजर, ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। अगर अल्फा पार्टिकल को मेजर कराया, अगर अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया जा रहा है तो क्या होगा, हम जानते हैं कि चार पार्टिकल जो होता है अल्फा पार्टिकल पर 2e होता है, और मास जो होता है क्या है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 गुना मास होती है इलेक्ट्रॉन के, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके पास 4 गुना मास होती है इलेक्ट्रॉन के मास से, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान। तो इसके लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए, जब उसे मूव कराया जाता है डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू 0.101 अपॉन अंडर रूट डेल्टा भी। ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन की हम जानते हैं 1s2 होता है, तो चार्ज क्या है, E, एक ही, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक ही है, ये ड्यूट्रॉन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, चार्ज E है, और मास क्या है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन, दोगुना मास होता है, दोगुना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो दोस्तों लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर इसका हो जाएगा 0.202 अपॉन अंडर रूट डेल्टा भी। ठीक है, इसे याद कर जाइएगा दोस्तों, इसे याद कर जाइएगा। और एक फैक्ट और बताता हूं जो पूछा जा सकता है, अगर हम लैम्डा डी यानी ड्यूट्रॉन का वेवलेंथ, ड्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करें, तो जो ड्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो अल्फा पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसका दोगुना होता है। ड्यूट्रॉन यानी लैम्डा डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटू लैम्डा अल्फा। इसे याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन मानिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे परे नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सिनेरियो की तरफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत, यहाँ से ये भी टॉपिक बहुत अच्छी है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनने की संभावना 100% ज्यादा है। गैसियस मॉलिक्यूल थर्मोडायनेमिक्स,
तो दोस्तों आप जानेंगे जो गैसियस मॉलिक्यूल होती है हमेशा रैंडम मोशन करती रहती है, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 kBT। यानी केबी क्या है? केबी है दोस्तों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर है। लेकिन याद रखिएगा ये टेम्परेचर किसमें होता है? केल्विन में होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों लेमडा इक्वल्स टू होता है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, और इसी में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि मैंने जब इस वैल्यू को पुट किया तो ये 2 कैंसिल हो गया। जो हमारा रिक्वायर्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वो है h/√3m kBT। चाहे आप इसे सॉल्व कर लीजिए और चाहे आप इसको याद कर जाइए, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों। ये टेम्परेचर जो है इसे थोड़ा सावधानी न्यूमेरिकल लगाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, टेम्परेचर जो है केल्विन में है। किसमें है दोस्तों? केल्विन में है। अगर मान लेते हैं कि ये जो मास है किसी एक पार्टिकल के लिए बात की जा रही है और किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बात की जा रही है, तो उसकी मास कांस्टेंट हो जाएगी, केबी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये भी 3 कांस्टेंट है। तो लेमडा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो मैटर वेवलेंथ है, उस गैसियस मॉलिक्यूल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले सिनेरियो की, nth ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। आप जानते होंगे दोस्तों हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर मूव कर रही है टोटल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी होती है, हम जानते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या खास बात होती है? वो पॉजिटिव साइन में होती है, वो कभी निगेटिव नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी की मॉड ले लें तो हमें 13.6 इन अब डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है? h/√2m के काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो दोस्तों हमें सब कुछ काट पीट के क्या मिलेगा? लेमडा इक्वल्स टू NH/√27.2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो लेमडा इक्वल्स टू, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वेवलेंथ भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वेवलेंथ भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं बोहर ऑर्बिट सिंथेसिस, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, इसने बोहर एटॉमिक मॉडल में जो क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम का, उसको एक्सप्लेन करने में, समझने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों हम जानते हैं जो डी ब्रॉगली साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम उसका जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर हो, जिसका एंगुलर मोमेंटम उस जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 का बराबर हो, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई एक पहली ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इससे जो वेवलेंथ जुड़ेगा, इसमें जो वेवलेंथ जुड़ेगा दोस्तों, वो पूरे पूरे इसके सरकमफेरेंस को कवर करेगा। इससे जो वेवलेंथ जुड़ेगा, जो इसके साथ वेव, इस इलेक्ट्रॉन के साथ वेव जुड़ा है, उसका वेवलेंथ, वो वेव क्या होगी? इसके पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करेगी। दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर कोई मान लेते हैं कि पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, मास है, तो इसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, यानी मैटर वेवलेंथ होगा, यानी डी ब्रॉगली वेव होगा, मैटर वेव होगा, जो इसके साथ जुड़ा रहेगा, वो इसके पूरे सरकमफेरेंस को कवर करेगा। और उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लेंथ होगी दोस्तों, वो क्या होगी? उसके वेवलेंथ के बराबर होगी। यानी कि जो सरकमफेरेंस की टोटल लंबाई है, इस पर क्या फैला हुआ है? उस वेवलेंथ वाली, उस वेवलेंथ वाली वेव फैली हुई है, वो पूरी पूरी वेव कवर कर रही है, जिसकी वेवलेंथ लेमडा है। तो अगर इसी तरीके से उन्होंने ये बात कही कि अगर तीसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो जो 3 वेव्स उसमें शामिल रहेंगे और वो उसके वेवलेंथ के
प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर nth ऑर्बिट में, इसी तरीके से nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें n वेव, उस इलेक्ट्रॉन के साथ n वेव एसोसिएट होंगे और वो n वेव कहाँ फैले होंगे, उसके सरकमफेरेंस पर फैले होंगे, जो कि सरकमफेरेंस की लंबाई को कवर करेंगे। यानी कि 2 पाई r बराबर n लैम्डा, और यहाँ 2 पाई r बराबर हो जाएगा दोस्तों NH/p। क्यों हो जाएगा NH/p? लैम्डा इक्वल्स टू होता है H/p, तो यहाँ पर H/p रख देंगे और ये R इंटू पी हो जाएगा दोस्तों NH/2 पाई। R इंटू पी क्या होता है? R इंटू पी हम जानते हैं ये होता है एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों, यानी कि इसे हम L से डिनोट करते हैं। L इक्वल्स टू होता है NH/2 पाई। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर साहब ने इसे एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी जिसमें एंगुलर मोमेंटम H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है दोस्तों, H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब हम बात करेंगे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अलग अलग सिनेरियो में देखिए, मैंने यहाँ पर जो अलग अलग सिनेरियो बताए हैं, अलग अलग टाइप बताए हैं, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे, उसका ग्राफ क्या है, कैसे चेंज होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन जो अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है दोस्तों, लेमडा इक्वल्स टू होता है दोस्तों H/p, इसी को हम लिख सकते हैं H/mv। ठीक है दोस्तों, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। लेमडा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, यानी कि v बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, और अगर लेमडा घटेगा, देखिए लेमडा घट रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर v बढ़ रहा है तो लेमडा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कैसा ग्राफ दे रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है दोस्तों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम सब बात किए थे, √2m काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो लेमडा इक्वल टू होता है दोस्तों H/√3m केबीटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें दोस्तों तो लेमडा इक्वल्स टू होता है H/2m √2m, जो काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू डेल्टा भी। पोटेंशियल डिफरेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और मोमेंटम की लिए बात करें तो ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो लेमडा इक्वल टू होता है H/QET, जो T है टाइम है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके लिए भी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वही होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा ये चार्ज है, चार्ज के लिए भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखिए यहाँ पर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ लिया है। अब कोई क्वेश्चन दोस्तों अगर इसके बाहर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन इसके पढ़ाए हुए से बाहर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को कवर करने की कोशिश किया हूं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करें। लेकिन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दिन में कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। तो दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर ल- यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा आप सब। अगर आपको ग्राफ पूछा जाए लेमडा और लेमडा वर्सेस 1/p का, यानी कि मोमेंटम का, तो वो क्या होगा दोस्तों? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होगा 1/p और लेमडा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो 1/p हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, तो आप जरूर उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा, वहां पर मैं ऐसे ही वीडियो 1 महीने में मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूले रिवाइज करा दूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो यूपीटीजीटी की साइंस के एग्जाम में। तो दोस्तों आप जो न्यूमेरिकल है, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन डाला हूं, आप उसे देखिएगा, सॉल्व करिएगा और उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।